गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब केमिस्ट्री को करने आसान आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। स्वागत नहीं करोगे हमारा? प्यारे बच्चों, आज बारी है नए चैप्टर की और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले कि मैं अब ये चैप्टर शुरू करूं, मैं आप सबसे ये कहता हूं कि जब भी हमारा लेक्चर हुआ करे आप हमारे पैकेज को लेकर बैठ जाया करें। जो नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं उसको आप लेकर बैठ जाएं। आपको अभी कुछ क्षण का हम समय देते हैं, फटाफट जल्दी से मंगवा लीजिए। और आप ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये पूरा आपको आपके पैकेज से पढ़ाया जाएगा। इसमें आप पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत आज की बात के साथ। और आज की बात जो होने वाली है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को लेकर होने वाली है। सबसे पहले इस चैप्टर की डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। जैसे कि हम इसी के नाम की बात करते हैं, ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। अब भैया इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस। अब वो ब्रांच केमिस्ट्री का जो हमें इन दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में, केमिकल चेंजेस के बीच में, वो ब्रांच केमिस्ट्री का उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब डेफिनेशन क्या हुई? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट गिव्स अ रिलेशनशिप इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस, राइट। अब एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम ये काम कराते हैं, मान लो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक सॉल्यूशन में रिएक्शन करा रहे हैं, राइट। ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं सेल। तो सेल एक डिवाइस हुआ, एक वेसल हुआ जिसके अंदर हम ये काम कराते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करा के केमिकल रिएक्शन कराना, या केमिकल रिएक्शन वेसल के अंदर करा के उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। उस वेसल को, उस डिवाइस को सेल कहा जाता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, हल्की सी दो बातें अभी तक कही हैं। पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक वो ब्रांच केमिस्ट्री का जो हमें एक रिलेशनशिप देगा इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, केमिकल रिएक्शन के बीच में जो हमें एक रिलेशनशिप देगा उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब जिस वेसल के अंदर ये काम हम कराएंगे उसको सेल के नाम से पहचाना जाएगा, राइट। दैट डिवाइस और वेसल इज नोन एज सेल। उसको हम सेल कहते हैं जिसके अंदर हम ये कार्य कराते हैं। अब ये सेल दो तरीके का। द सेल इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बच्चों? हम यूजफुल केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, वेसल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। याद करो, एक वेसल जिसमें केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, इसीलिए सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वेसल। ऐसे वेसल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। अभी एक पॉइंट लर्न कर लेंगे। ऐसे सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। मतलब यहां पर जो सेल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, राइट। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे टाइप के सेल होते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से पहचाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बेटे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब वो वेसल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं
अब हम पहले वाले के जस्ट अपोजिट करा रहे हैं। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कुछ केमिकल रिएक्शन करानी है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मेरे पास NaBr लिक्विड है और मैं इस NaBr लिक्विड को डिकम्पोज करा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी पास करके। इलेक्ट्रिसिटी पास की और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से Na सॉलिड अलग कर लिया प्लस Br हाफ Br2 लिक्विड अलग कर लिया या हाफ Br2 गैस अलग कर ली। तो एक ऐसा वेसल जहां पर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके कुछ केमिकल रिएक्शन कराता हूं, ऐसे वेसल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। अब ऐसे सेल के लिए हमेशा याद रखेंगे यहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है ऐसे वेसल के अंदर जो सेल रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे वेसल से, तब तक इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, तब तक केमिकल रिएक्शन होती रहेगी, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दोगे वैसे ही सेल रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो आशा करता हूं दूसरा पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरी डेफिनेशन अच्छे से आपके क्लियर हो गई होंगी। सेल क्या होता है, वेसल को सेल कहा जाता है। क्लियर है, दो तरह का सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों के फिनोमिनन अपोजिट होते हैं और दोनों में डेल्टा जी का जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ। अब इस चैप्टर में अगर आपको आगाज करना है, अगर आपको अच्छे से आगे बढ़ना है, तो बच्चों आपको एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आशा करता हूं आपको ये आती भी होगी, जिसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउस द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास हो जाने देते हैं उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। अब टेंडेंसी by virtue of which a conductors allow the passage of electricity through it, इसको कंडक्शन कहा जाता है। दैट इज नॉन एज कंडक्शन या दैट इज नॉन एज कंडक्टेंस, इसको कंडक्टेंस कहा जाता है। तो कंडक्टेंस आप समझ जाइए, कंडक्टेंस का मतलब है प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस अलाउस द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है उसको कंडक्टेंस कहा जाता है। अब केमिस्ट्री के अंदर हम जो कंडक्टेंस कराएंगे वो सॉल्यूशंस के अंदर से कराएंगे। क्लियर है, सॉल्यूशंस जिसके अंदर बड़े सारे आयंस होते हैं उससे हम कंडक्शन कराते हैं। तो याद रखो, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उनके कारण जो कंडक्टेंस होता है उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। यानी कि कंडक्टिविटी का सिंपल मतलब हुआ, सिंपल सा मीनिंग हुआ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस इन द सॉल्यूशन। जो कंडक्टिंग पावर है सभी आयंस की एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो अब यहां पर तीन टर्म आप अच्छे से क्लियर करिए। कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टेंस का मतलब क्या है, क्लियर है, ये प्रॉपर्टी जो एक सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने देती है, और कंडक्टिविटी का मतलब है टोटल कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस इन द सॉल्यूशन। यह एक सॉल्यूशन का जो टोटल कंडक्टेंस होता है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों थोड़ी सी फिजिक्स के लेवल पे भी बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स आपके दो तरह के होते हैं। पहला कंडक्टर होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के नाम से या मेटेलिक कंडक्टर्स के नाम से पहचाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। आशा करता हूं ये कंडक्टर्स आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। अब ये नोट्स में आपको पहला हेडिंग डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस, कंडक्टर का मतलब एक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर डिकम्पोज नहीं होते,
डू नॉट अंडरगो डिकम्पोजिशन, शॉर्ट में मैं लिखता हूं डोंट अंडरगो डिकम्पोजिशन, डोंट अंडरगो डिकम्पोजिशन। जैसे ही हम उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। साथ के साथ दूसरा पॉइंट, इनमें जो बेसिक करंट कैरियर्स होते हैं वो करंट कैरियर्स होते हैं कर्नल्स, कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी सी होती है, इनमें जो कंडक्शन होता है वो कर्नल्स मतलब कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स आते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर ऑब्लिक एल्यूमिनियम, या हम एलॉयज की बात करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर आते हैं या मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स को मेटेलिक कंडक्टर्स के नाम से भी पहचाना जाता है। मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इनकी कंडक्टिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहां पर जो मेजर करंट कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम होता है, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, अच्छे से दौड़ता है, खूब अच्छे से दौड़ता है। चार्ज जितना ज़्यादा चलेगा, फ्लो ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छी प्रॉपर्टी इनकी आती है, और अच्छी प्रॉपर्टी ये आती है कि ये आपके लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट दोनों में कंडक्ट करते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट कंडक्ट्स दोनों में ये कंडक्ट करते हैं। ये बातें आप फिजिक्स में भी अच्छे लेवल पे जानते होंगे, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक पूरी एनर्जी के साथ एक अच्छा बेस बनाकर जब हमने आगे प्रोसीड करना है। तो कंडक्टर्स आपके दो तरह के, पहला हमने आपको पढ़ा दिया जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं या मेटेलिक कंडक्टर्स जिनको कहा जाता है। अब बारी है उन कंडक्टर्स की जो केमिस्ट्री वाले कंडक्टर्स हैं, मतलब वो कंडक्टर्स जो हम आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो गौर फरमाइए, अब डेफिनेशन केमिस्ट्री पार्ट से, एंड सेकेंड काइंड ऑफ कंडक्टर्स आर बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस, पहला पॉइंट, विच अंडरगो डिसोसिएशन ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंसेस जैसे ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, दे अंडरगो डिसोसिएशन, वो टूट जाते हैं। यानी कि पहला पॉइंट, दे अंडरगो डिसोसिएशन इनटू आयंस, अंडरगो डिसोसिएशन, भैया ये टूट जाते हैं, दे अंडरगो डिसोसिएशन। क्लियर है? ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जैसे ही उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर जो करंट कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज को कैरी करते हैं, करंट को कैरी करते हैं, दे आर आयोन्स, दे आर ऑपोजिटली चार्ज आयोन्स, ऑपोजिटली चार्ज आयोन्स आर द करंट कैरियर्स। यहां पर करंट कैरियर्स कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर, क्लियर है, करंट कैरियर्स आपके ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। डिफरेंस नोट करते चले जाइएगा। साथ के साथ नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही कंडक्ट करता है। दे कंडक्ट जस्ट ओनली एंड ओनली इन द लिक्विड स्टेट। प्यारे बच्चों याद करें, ये केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही कंडक्ट करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, नमक NaCl को ले लीजिए। सॉलिड स्टेट में आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, आयन हिल भी नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, चार्ज कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि उस दौरान उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, ये केवल और केवल लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करते हैं।
अब यहां पर आकर आपका एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में दो बेसिक से डिफरेंस बताइए। तो आप यहां पर हमने तीन तीन पॉइंट्स इनके बारे में लिख दिए हैं, आप कोई भी दो पॉइंट इनमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ के साथ कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, साथ के साथ आप इसको लिख लीजिए, व्हाट मेड, क्वेश्चन है, डिक्टेट कर रहा हूं, साथ के साथ लिखिए। क्वेश्चन है, व्हाट मेक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स अ गुड कंडक्टर एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये जो कंडक्टर होते हैं इनको गुड कंडक्टर्स के नाम से या ये बेटर कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स बेटर कंडक्टर्स होते हैं। कारण क्या है? कारण यहीं पर लिखा हुआ है। पहला कारण तो ये होता है, ये सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करते हैं। वायर होता है, मेटल का वायर होता है, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करता है, सॉलिड वायर कंडक्ट करता है। वायर को आप पिघला दीजिए, उससे तब भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, दोनों स्टेट में कंडक्ट करता है। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो जो नमक होता है, सॉलिड नमक तो कभी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उस नमक को आप पानी में डाल दीजिए, अब नमकीन पानी कंडक्ट करता है। तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, इनका जो कंडक्शन होता है वो केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही कंडक्शन होता है, केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही कंडक्शन होता है। एग्जाम्पल, NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं। दूसरी एक और बात, जो कंडक्शन होता है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कारण, क्योंकि यहां पर करंट को जो कैरी करते हैं, चार्ज को जो कैरी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स हैं, जबकि यहां पर करंट कैरियर्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं। आयंस का साइज बड़ा होता है, मूव करता है, लेकिन उसमें समय लगता है, तो चार्ज कैरी कम हो पाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज उतना ही होता है, साइज छोटा होता है। छोटे साइज वाले बच्चे बहुत दौड़ते हैं, बड़े साइज वाला आदमी ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है, इसीलिए क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन छोटे बच्चे के समान है, बहुत ज़्यादा दौड़ता है, बहुत ज़्यादा घूमता है, चार्ज कैरी ज़्यादा करता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट ज़्यादा करता है। जबकि आयंस का साइज बड़ा होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, साइज बड़ा है, मूवमेंट स्लो होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन कम होता है। यहां पर आकर आपका ये जो पहला फेस होता है इंट्रोडक्शन का, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कई बार आप लोगों से कई बार आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। अब जरा उस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, नोट करो अभी के अभी, नोट्स उठाते रहो और नोट्स में पहले ही पेज पर आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ टाइप ऑफ कंडक्टर्स। दोनों तरह के कंडक्टर्स पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। आंसर लिखिए। फिजिक्स में आप अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, याद रखिएगा, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो जस्ट यहां पर एक नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर नोट डाउन करिए। नोट डाउन आप इस तरीके से करने वाले हैं। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मतलब मेटेलिक कंडक्टर्स, और मेटेलिक कंडक्टर्स में आप अच्छे से जानते हैं कंडक्शन होता है। कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। मेजर करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये एक मेटेलिक कंडक्टर का एक पार्ट हम ले लेते हैं। कर्नल्स का, कैटायंस का साइज बड़ा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स होते हैं इसके अंदर ऐसे। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते हैं, चार्ज को लेकर इस प्रकार चलते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कर्नल अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा,
ये कर्नल जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उनमें एक रुकावट पैदा करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगा उसमें रुकावट आएगी और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। यहाँ पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। नोट करिएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते ही कर्नल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन ऑसिलेशन होता है, हल्का बहुत मूव भी करना शुरू कर देते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये मूव करेगा, हिलेगा, वाइब्रेट करेगा तो इसके मूवमेंट में रुकावट आएगी। रुकावट आने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब है जिनमें सॉल्यूशन होता है, उन कंडक्टर्स की हम बात करते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। अब आप जानते हैं एसिटिक एसिड में जैसे ही पानी डालते हैं ये एसीटेट आयंस में और एच आयंस में टूट जाता है, एक्वस और एच आयन एक्वस में टूट जाता है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, नमक के सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन में, बेस के सॉल्यूशन में, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हैं, अब इस कंटेनर में अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो टेम्परेचर से क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ता है। पहले अगर 100 में से 5 आयंस टूट रहे थे तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आयोनाइजेशन बढ़ता है, आयंस की मात्रा बढ़ती है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ टाइप ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आप आसानी से कह सकते हैं, सरलतापूर्वक आप कह सकते हैं, भैया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कंडक्टिविटी, अगर इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द ऑसिलेशन या वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स एंड हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में हिंड्रेंस और ज़्यादा होती जाएगी। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यानी कि सॉल्यूशन के जो कंडक्टर्स होते हैं, जिनमें सॉल्यूशन कंडक्ट करता है, आयंस कंडक्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपका जो सब्सटेंस होता है वो डिसोशिएट होता है, टूटता है, आयंस की मात्रा बढ़ती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसी के बाद अब आप क्या करें, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, सारे का स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं डिटेल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो यहां पर बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का मतलब आप अच्छे से जान चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक शब्द में पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वर्ड हम 11th क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एक सब्सटेंस जो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है इन लिक्विड स्टेट, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो 100% आयनाइज हो जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि HCl। अब भाई HCl में जैसे ही हम वाटर डालते हैं 100% टूट जाता है H पॉजिटिव एक्वस में एंड Cl नेगेटिव एक्वस में।
100% आयोनाइज हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। एक ऐसा सब्सटेंस जो 100% आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं ये 100% आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, 100% आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। क्लियर है? ऐसे सब्सटेंस को वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, या जो लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है इन लिक्विड स्टेट, उसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जिसमें आयंस की मात्रा रिलेटिवली कम होती है, जो स्मॉल एक्सटेंट तक ही आयंस प्रोड्यूस करता है, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। 11th क्लास में इसको आप बड़े डिटेल में पहले ही पढ़ के आ चुके हो। जहां तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में हम जनरली बात करते हैं एसिड्स की, इनमें हम ज़्यादातर बात करते हैं बेसिस की, और इनमें हम ज़्यादातर बात करते हैं सॉल्ट्स की। जनरली ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब जो मैं कहता हूं उसे ज़रा गौर से सुनिए, उसे गौर से सुनिए। सॉल्ट्स की जहां तक बात करते हैं, जनरली ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। मतलब इनमें हमेशा सिंगल एरो आएगा। किसी भी नमक को जनरली हम लेंगे, वो हमेशा लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है लिक्विड स्टेट में। अब एसिड और बेस, इनमें स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। ध्यान से सुने पहले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज़्यादातर जैसे हम बात करते हैं HCl, H2SO4, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं ज़्यादातर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। बेसिस की बात करते हैं NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। वीक बेसिस की बात करें, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ चुके हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर एसिड की बात करते हैं तो एक बड़ी प्यारी सी पहचान होती है। एग्जाम्पल, जैसे कि जितने भी कार्बन वाले एसिड होते हैं, H2CO3 को ले लीजिए, HCN को ले लीजिए, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनके अंदर COOH होता है, जनरली ये सारे के सारे याद रखिएगा ये वीक एसिड्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंपैरेटिवली वीक एसिड होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज होता है, जिसमें आयंस की मात्रा कम रहती है, इसकी एक पहचान ये होती है कि इनकी रिएक्शंस में रिवर्सिबिलिटी का साइन लगेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन रहेगा। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक खासियत होती है कि यहां पर आप देखेंगे एक सिंगल साइड एरो आपका लिखा हुआ आएगा। आशा करते हैं इलेक्ट्रोलाइट शब्द का मीनिंग आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। लेट मी स्टार्ट विद फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी का मतलब दैट इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस इन द सॉल्यूशन। जो कंडक्टिंग टोटल कंडक्टिंग पावर होती है ऑफ ऑल आयंस इन द सॉल्यूशन, या एक सॉल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस जो होता है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी के लिए मेजर दो फैक्टर होते हैं बेटे। सबसे पहले आयंस, सबसे पहले आयंस याद रखो, जैसे जैसे आयंस बढ़ते जाएंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी कि पहला फैक्टर होता है दैट इज कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सेकेंड फैक्टर होता है एंड दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ दो आयंस हैं, सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा चलेंगे चार्ज को कैरी उतना ज़्यादा करेंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी जितना चार्ज कैरी होगा। अब अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये हिलेंगे भी नहीं, या चलेंगे तो कम चलेंगे, चार्ज कैरी कम होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना ज़्यादा मूव करेंगे, चार्ज उतना ज़्यादा कैरी होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर समझ जाओ, पहला फैक्टर ये कहता है कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। सेकेंड फैक्टर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलते हैं पहले फैक्टर की तरफ। प्यारे बच्चों, पहला फैक्टर है कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई आपसे एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ज़्यादा कंडक्ट कौन करेगा, NaCl ज़्यादा कंडक्ट करेगा, या MgCl2 ज़्यादा कंडक्ट करेगा, या AlCl3 ज़्यादा कंडक्ट करेगा। एक वेसल में NaCl सॉल्यूशन है, एक में MgCl2 सॉल्यूशन है, और एक में आपका AlCl3 सॉल्यूशन है। आपसे सवाल पूछा जाता है बताओ ज़्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी, कौन इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पास करेगा। जैसे ही हम NaCl लिक्विड लेते हैं, MgCl2 लिक्विड लेते हैं, AlCl3 लिक्विड लेते हैं। प्यारे बच्चों, लिक्विड स्टेट में ये 2 मोल आयंस में टूटेगा, यहाँ पर आयंस 2 मोल होंगे, यहाँ पर आयंस 3 मोल होंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस दैट इज 2Cl नेगेटिव। क्लियर है, 2Cl नेगेटिव। यहाँ पर आपके पास 2 मोल आयन होंगे, यहाँ पर आपके पास 3 मोल आयन होंगे, और अगर इसकी बात करते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके पास टोटल 4 मोल आयंस होंगे। एक और एक 2 मोल, एक और 2 3 मोल, एक और 3 4 मोल। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, आप जानते हैं आयंस बढ़ते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी AlCl3 की होगी, इसकी होगी। नंबर 2 पे कंडक्टिविटी MgCl2 की होगी, और नंबर 3 पे कंडक्टिविटी NaCl की होगी। इस प्रकार कंडक्टिविटी होगी, इस प्रकार होगी कंडक्टिविटी। क्लियर, ये है कंडक्टिविटी। तो पहला क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। इसी में ही टाइप 2 का क्वेश्चन आता है। टाइप 2 बी कैटेगरी का क्वेश्चन। बताओ भाई HCl में और एसिटिक एसिड में ज़्यादा कंडक्ट कौन करेगा, HCl लिक्विड ज़्यादा कंडक्ट करेगा या एसिटिक एसिड लिक्विड ज़्यादा कंडक्ट करेगा। यहाँ पर आंसर बड़ा सिंपल है। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयोनाइजेशन कम होता है, स्मॉल एक्सटेंट तक टूटता है, तो इसमें आयंस की मात्रा कम होती है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 100 मॉलिक्यूल हैं, उसमें से 5 ही आयनाइज हुए, 5 एसिटेट आयंस, 5 आपके होंगे दैट इज H आयंस। टोटल आयंस हुए 10। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज होता है। 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 के 100 टूट जाएंगे, 100 H आयन मिलेंगे, 100 क्लोराइड आयन। एक में 10 आयन, एक में 200 आयन, 200 आयंस। आप जानते हैं कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। क्लियर है, तो यहां पर आंसर सीधा सीधा होता है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, HCl सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। बढ़ते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आता है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड टाइप में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई
NaCl ज़्यादा कंडक्ट करेगा या आपका यूरिया ज़्यादा कंडक्ट करेगा? क्लियर है, इन दोनों में आपसे पूछ लिया जाता है। कंडक्ट बेटे वो सॉल्यूशन करता है जिसमें आयंस होते हैं, और उस सॉल्यूशन को उस कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहा जाता है। जबकि यूरिया है, शुगर्स है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, इनमें तो आयंस ही नहीं होते, ना ये कंडक्ट करता, ना यूरिया का सॉल्यूशन कंडक्ट करता, NaCl का सॉल्यूशन कंडक्ट करता है या ज़्यादा कंडक्ट करता है, तो आपसे क्वेश्चन आता है विच सॉल्यूशन कंडक्ट्स मोर, NaCl सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, या फिर आपका दैट इज ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बेटे कंडक्ट वो करेगा, वो सॉल्यूशन कंडक्ट करता है जिसमें आयंस होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। जबकि यूरिया की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे, ये तो आयोनाइज ही नहीं होते, ये तो सॉल्यूशन के अंदर जाके आयोनाइज ही नहीं होते, तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइट करता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं करता है। यहां पर आपका आंसर रहेगा NaCl सॉल्यूशन विल कंडक्ट मोर, या यही कंडक्ट करेगा, यूरिया का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन और ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट नहीं करता है। आशा करते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ सारा का सारा कंटेंट आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी बात पे लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकेंड फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है, और आपसे कोई कहता है एसिटिक एसिड में जैसे ही पानी डालते हैं, आप सब जानते हैं कि इसका आयनाइजेशन बढ़ता है। एसीटेट आयन एक तरफ प्लस H आयन एक तरफ, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ज़्यादा कंडक्ट कब करेगा, एक बार 300 केल्विन टेम्परेचर ले लिया जाए, क्लियर है, और एक बार 350 केल्विन टेम्परेचर ले लिया जाए, तो सीधा सीधा सा आंसर होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है? क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 में से 5 टूट रहे थे, तो 5 ही एसीटेट आयंस बन रहे थे, 5 ही आपके पास दैट इज H आयंस बन रहे। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आयनाइजेशन, बॉन्ड्स और ज़्यादा टूटेंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे उतने ज़्यादा आयंस अवेलेबल होंगे। पहले 100 में से अगर 5 टूट रहे थे, फिर 100 में से 50 टूटेंगे, तो आपको 50 एसीटेट आयन मिलेंगे, 50 आपको H आयन मिलेंगे। पहले टोटल आयंस कंडक्ट करने के लिए 10 अवेलेबल थे, अब कंडक्ट करने के लिए आपके पास 100 अवेलेबल है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है, आयंस की मात्रा बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड फैक्टर आता है, एंड थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा बच्चों याद रखिएगा सॉल्वेंट का भी एक बड़ा रोल होता है। सॉल्वेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कंडक्टिविटी के अंदर। हमेशा याद रखो पोलर सॉल्वेंट्स कंडक्ट मोर, हमेशा ज्यादा कंडक्ट कराते हैं, कंडक्ट्स मोर। अब भाई रीजन क्या होता है? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट की खासियत होती है जब उसमें किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो वो उसको आयोनाइज करता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल है NaCl एक बार पानी के अंदर ले लिया जाए और एक बार NaCl को बेंजीन के अंदर ले लिया जाए। अब दो तरह के सॉल्वेंट आपके होते हैं। एक सॉल्वेंट पोलर होता है, पानी और पानी जैसे,
जैसे इथेनॉल होता है, ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। दूसरी क्लास ऑफ सॉल्वेंट होती है जो वाटर के जस्ट विपरीत होती है, जस्ट अपोजिट होती है, जिनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम से पहचानते हैं। जैसे कि आपके पास बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CS2 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इनको कार्बन वाले सॉल्वेंट्स के नाम से भी पहचाना जाता है। NaCl को पानी में डालोगे, Na आयन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। जबकि NaCl को अगर हम बेंजीन में डालते हैं तो वो आयंस अलग अलग नहीं होते। आयंस अलग नहीं होते, ये डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, फ्री नहीं कर पाएगा, तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब NaCl की जो कंडक्टिविटी है वो वाटर के अंदर ज़्यादा होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सॉल्यूशन कंडक्ट्स मोर, NaCl इन वाटर या NaCl इन बेंजीन? आपका सीधा सीधा आंसर होगा NaCl इन वाटर। मोर पोलर इज द सॉल्वेंट, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। नेक्स्ट फैक्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैक्टर नंबर 4, जिस पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। फोर्थ फैक्टर आता है जहां पर हम साइज ऑफ द पार्टिकल की बात करते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल में आयन जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा दौड़ता है, उतना ज़्यादा चार्ज को कैरी करता है, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। इसका मतलब साइज छोटा आयन का, कंडक्टिविटी ज़्यादा, भागदौड़ ज़्यादा, कंडक्टिविटी ज़्यादा। एक छोटा इंसान इस चौक को लेकर चले और एक बड़ा इंसान इस चौक को लेकर चले, शायद ज़्यादा फास्ट जो मूवमेंट होगा वो छोटे का होगा, और छोटे की मूवमेंट ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आप याद रखिए, साइज ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट आता है और इस पे कई बार क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। एक एक नंबर के ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और नंबर उठाते जाइए। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन आया विच कंडक्ट्स मोर। आपसे पूछा गया भाई, एक बार LiCl लिक्विड ले लिया, एक बार NaCl लिक्विड ले लिया, क्लियर है, एक बार आपको दैट इज KCl लिक्विड ले लिया, और आपसे पूछते हैं बताओ भाई किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, या अरेंज द सॉल्यूशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। सबसे पहले याद रखिए, Cl सब में कॉमन है, Cl कट जाएगा। अब अगर कंडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा तो वो Li पॉजिटिव के कारण आएगा, Li पॉजिटिव के कारण आएगा, Na पॉजिटिव के कारण डिफरेंस आएगा कंडक्टिविटी में, और K पॉजिटिव के कारण आएगा। Li पॉजिटिव लिक्विड, Na पॉजिटिव लिक्विड एंड K पॉजिटिव लिक्विड। अब हम जानते हैं साइज। साइज, अगर हम साइज की बात करें, लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा साइज सोडियम आयन का, सबसे बड़ा साइज पोटेशियम आयन का। और आप जानते हैं साइज ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ऑर्डर इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी कंडक्टिविटी उससे कम, सबसे कम, जो कंडक्टिविटी इसका साइज सबसे बड़ा, कंडक्टिविटी सबसे कम, इससे ज़्यादा कंडक्टिविटी NaCl, उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी LiCl। इस प्रकार आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि भाई कंडक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? Li पॉजिटिव लिक्विड की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम Na पॉजिटिव लिक्विड, और सबसे कम जो कंडक्टिविटी होगी वो K पॉजिटिव लिक्विड की होगी। ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, साइज दो अलग अलग मीडियम में दो अलग अलग तरीके का साइज होता है। 11th क्लास में एस ब्लॉक चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जा चुका है। आयन का साइज दो अलग अलग मीडियम में दो अलग अलग स्टेट में दो अलग अलग तरह का साइज होता है। यहां पर हमने जब हम L लिखते हैं, L का मतलब है हम
यहां पर LiCl को मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं। गौर करिएगा, NaCl को मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं, पिंघल इसको मेल्ट करके लिया जा रहा है, KCl को मेल्ट करके लिया जा रहा है। एक कंटेनर में KCl लिया, NaCl लिया या लिथियम क्लोराइड लिया और उसको आपने पिघलाया। ये जो साइज आपने कहा कि लिथियम का साइज सबसे छोटा, पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा, इसको हम ये भी कह सकते हैं साइज इन नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम में साइज है ये, साइज इन नॉन एक्वस मीडियम। जब पानी नहीं है ये साइज तब होता है। 11वीं क्लास में हमने आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए, इसी का ही बी पार्ट जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जरा नोट करना, ध्यान से नोट करना। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए, बताओ भाई LiCl एक्वस, इसके बाद NaCl एक्वस और आपको दे दिया जाए KCl एक्वस। आपसे कहा जाए इन तीनों सॉल्यूशन को बढ़ते हुए कंडक्टिव, यश इनको बढ़ते हुए कंडक्टिविटी के क्रम में अरेंज करिए, बढ़ते हुए कंडक्टिविटी के क्रम में अरेंज करिए। बेटे फर्क है दोनों में, लिक्विड स्टेट लिखा हुआ है, मतलब LiCl को यहां पर पिघला के लिया हुआ है, मेल्ट करके लिया हुआ है। जब हम बात करते हैं मोल्टन स्टेट की, जब हम मोल्टन स्टेट की बात करते हैं तो याद रखो साइज इसी प्रकार होता है जो पीरियोडिक ट्रेंड में आपको पढ़ाया जाता है। बाय डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बढ़ता जाता है। लेकिन यहां पर LiCl के अंदर पानी डाला हुआ है, एक्वस मीडियम की बात है, एक्वस मीडियम की बात है, एक्वस मीडियम की बात है। क्लियर? एक्वस मीडियम की बात है। क्लियर? एक्वस स्टेट की बात करते हैं, एक्वस मीडियम की बात है। क्लियर? अब यहां पर आप नोट करेंगे, जब हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं वहां पर भी Cl तो तीनों में कॉमन है, तो Cl की वजह से तो कंडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा। अब डिफरेंस आएगा तो Li पॉजिटिव एक्वस की वजह से आएगा, डिफरेंस आएगा तो Na पॉजिटिव एक्वस की वजह से आएगा, और डिफरेंस आएगा तो K पॉजिटिव एक्वस की वजह से आएगा। अब 11th क्लास में हमने आपको बताया हुआ है आयन का साइज जितना छोटा होता है उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होता है, और पानी के अंदर जिसका जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है। नोट करिए, इसका मतलब पानी में जो साइज का ऑर्डर होता है, हाइड्रेशन के कारण, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा Na पॉजिटिव एक्वस और उससे छोटा K पॉजिटिव एक्वस। ये है ऑर्डर ऑफ साइज इन एक्वस मीडियम। पानी के अंदर ये साइज का ऑर्डर है बच्चों। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज इन एक्वस मीडियम। याद रखना, एक्वा मीडियम के अंदर, पानी के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर ये है साइज। लिथियम आयन का साइज, लिथियम एक्वस आयन का साइज सबसे बड़ा। क्लियर है? पोटेशियम एक्वस का साइज सबसे छोटा। हम जानते हैं साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। क्लियर है? यहां पर कंडक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? कंडक्टिविटी आपकी हो जाएगी, कंडक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट। Li पॉजिटिव एक्वस की कंडक्टिविटी सबसे कम, उससे ज़्यादा Na पॉजिटिव एक्वस और सबसे ज़्यादा K पॉजिटिव एक्वस की कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम, सबसे कम Li एक्वस की। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो आप जान गए, और दोनों क्वेश्चन में जो डिफरेंस आया है बच्चों वो आया है क्योंकि नॉन एक्वस मीडियम में जो साइज होता है और साइज जो एक्वस मीडियम में होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। आपको जो साइज पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए जाते हैं
वो नॉन एक्वस मीडियम के अंदर साइज पढ़ाए जाते हैं, वो पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। आशा करता हूं ये सारे फैक्टर आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं लास्ट फैक्टर की तरफ। अब बारी आती है लास्ट फैक्टर की जिस पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, एंड दैट इज विस्कोसिटी। फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी का मतलब होता है एक सॉल्वेंट की ये पावर होती है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इट। लेकिन हम उस साइड नहीं जाएंगे, हम यहां पर ये कहेंगे जिस सॉल्यूशन के अंदर या जिस सॉल्वेंट के अंदर जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना ज़्यादा विस्कस होता है। मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसको आप, इस फैक्टर को आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए। भाई मेरे पास NaCl है और मैं एक बार उसको इथेनॉल में डालता हूं, एक बार मैं NaCl को ग्लाइकोल में डालता हूं, CH2 OH OH, और एक बार मैं सोडियम NaCl को एक बार मैं ग्लिसरॉल के अंदर डालता हूं, ग्लिसरॉल के अंदर डालता हूं। ये ट्राइओल, ये आपका होता है ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज दैट इज ग्लाइकोल, एंड दिस इज सिंपली इथेनॉल। प्यारे बच्चों, दो फैक्टर जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वो दो फैक्टर हैं, नंबर ऑफ आयंस और दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मान लो सोडियम आयन यहां पर है तो उस पर सिंगल यूनिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये। लेकिन अगर सोडियम आयन ग्लाइकोल में है, ग्लाइकोल सॉल्वेंट में है, तो एक बार इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बार इधर से, डेल्टा नेगेटिव। और एक बार अगर सोडियम आयन को आप ज़्यादा विस्कस में डालते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से, एक यूनिट यहां से और एक यूनिट यहां से। अब आपको पता है लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसकी विस्कोसिटी सबसे कम होती है। ये सॉल्वेंट सबसे कम विस्कस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। सोडियम आयन या NaCl की कंडक्टिविटी इथेनॉल में सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम बात ग्लिसरॉल की करते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ये हाईली विस्कस सॉल्वेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टिविटी कम होती है, किसी एक आयन की या पूरे इलेक्ट्रोलाइट की। इसका मतलब इथेनॉल में कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम ग्लाइकोल में, और सबसे कम जो कंडक्टिविटी होगी किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो ग्लिसरॉल में होगी। इस प्रकार आज हमने आपको कवर अप कराया इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आपको मुख्य बहुत सारी डेफिनेशंस हमने समझाई, आपको कंडक्टर समझाए, कंडक्टिविटी समझाई, और कंडक्टिविटी को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये समझाया। इसी के साथ आज की बात होती है यहीं समाप्त। धन्यवाद।